हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर दोस्तों। और आज के सीरीज़ में दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि हम लोग कवर करेंगे जुलाई 2023 की मंथली मैगजीन में, जिसमें पहला सेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी लास्ट क्लास में अर्थात कि कल की क्लास में कवर कर लिया है, जिसमें पॉलिटी को पूरा कवर किया गया है। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन अर्थात आईआर को हम कवर करेंगे। और कल की क्लास में भी आईआर खत्म हो जाएगा, तो दो क्लासेस में हम लोग आईआर को कंप्लीट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट और बड़े वाले टॉपिक हैं वो आज ही हम लोग कवर कर लेंगे। और इसी तरीके का मई और जून का भी आप लोग कंपाइलेशन देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट किया जा चुका है। तो मई और जून की भी करंट अफेयर्स की क्लासेस कराई जा चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने अलग से बना रखी है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में क्यों ये चर्चा में है। तो भारत और श्रीलंका एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है भारत और श्रीलंका ने मिलकर, और इसका शीर्षक रखा है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, समृद्धि को तीव्र करना, भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन है। अर्थात यहाँ पे कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा रहा है, समृद्धि को कैसे तीव्र किया जा रहा है, और साथ ही साथ भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी, ये सभी चीजें मिलाकर इसकी विजन बनती हैं। तो बात करेंगे अन्य तथ्यों से संबंधित। दोनों देशों के मध्य कई समझौतों और कई ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे श्रीलंका में अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित डिजिटल भुगतान सेवा शुरू की जाएगी। तो जो यूपीआई आधारित जो पेमेंट सिस्टम भारत में चल रहा है, अब वो श्रीलंका में भी चलाया जाएगा। और त्रिंकोमाली, जो कि श्रीलंका का एक क्षेत्र है, त्रिंकोमाली में नवीकरणीय ऊर्जा और आर्थिक विकास परियोजनाओं हेतु भारतीय रुपए को व्यापार के लिए मुद्रा के रूप में नामित किया जाएगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो त्रिंकोमाली श्रीलंका की जगह है, यहाँ पे अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा या आर्थिक विकास की कोई भी परियोजना चला रहे हैं, तो वहां पे आप भारतीय रुपए को भी व्यापार के लिए मुद्रा में यूज कर सकते हो, यानी डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोनों देशों ने नागपट्टिनम यानी जो तमिलनाडु में है और कांकेसुतर जो श्रीलंका के बीच नौका यात्राएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। अर्थात नागपट्टिनम और कांकेसंतुरे श्रीलंका के क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पर अब नौका यात्राएं भी शुरू की जा रही हैं। बात करेंगे भारत श्रीलंका आर्थिक और कनेक्टिविटी संबंधों के बारे में। उससे पहले हम समझेंगे कि 2022 के आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की मदद में भारत की भूमिका क्यों, जो है कि भारत ने इतनी बड़ी इसकी मदद की, जबकि पड़ोसी देश के रूप में आप देखेंगे कि चाइना लगातार भारत श्रीलंका पे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो श्रीलंका ने चाइना से मदद न लेकर भारत से मदद ली, क्योंकि भारत ऐसा पहला देश था जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में श्रीलंका को वित्तीय मदद और ऋण पुनर्गठन का समर्थन किया। जब श्रीलंका के द्वारा आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, इन सबसे जब ऋण की मदद की जा रही थी, जब वहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके थे, हाइपर इन्फ्लेशन, अत्यधिक महंगाई हो गई थी, जिससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू गिर गई थी, ऐसे में भारत पहला देश था जिसने समर्थन किया कि श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो ऋण की आवश्यकता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा प्रदान की जाए। साथ ही भारत और श्रीलंका ने मुद्रा स्वैप और क्रेडिट लाइन सहित खाद्य और वित्तीय सहायता में लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया। यानी भारत ने श्रीलंका को मुद्रा स्वैप और क्रेडिट लाइन सहित खाद्य और वित्तीय सहायता में भी अमेरिकी डॉलर दिए, लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो अब बात करेंगे कि भारत श्रीलंका आर्थिक कनेक्टिविटी के संबंध में। तो पहले व्यापार की बात करेंगे, तो व्यापार कितना हो रहा है दोनों देशों के बीच। तो आप देखेंगे कि भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता, जिसको हम ISFTA कहते हैं, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 1998 में हस्ताक्षर किया गया था और सन 2000 में लागू हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है कि 2021 में 5.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार हुए, और भारत श्रीलंका में FDI निवेश करने वाला सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक है। यानी श्रीलंका में जितनी भी FDI आती है विदेशों से, उसमें भारत से सबसे अधिक FDI आ रही है, भारत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं श्रीलंका और भारत के संबंधों को दिखाता है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ओपन स्काई एयर बबल व्यवस्था जैसे समझौते भी किए जा रहे हैं हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वहीं इनके बीच और क्या क्या सहयोग के क्षेत्र हो सकते हैं, तो जैसे व्यापार को देखें, विश्व के 2/3 तेल का व्यापार श्रीलंका के दक्षिण भाग से होकर गुजरने वाले जलमार्ग से होता है। यानी ये जो आपका दक्षिण भाग है, जो कि हिंद महासागर का पार्ट माना जाता है, यहाँ से पूरे तेल का लगभग 2/3 हिस्सा व्यापार यहीं से होता है पूरी दुनिया का। साथ ही कंटेनर की सहायता से होने वाली 50% माल की आवाजाही भी इसी जलमार्ग से होती है। तो ऐसे में भारत जो है कि श्रीलंका के साथ इस जलमार्ग के माध्यम से कंटेनर या तेल के व्यापार में एक बहुत बड़ी
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही भू राजनीतिक महत्व की बात करेंगे तो भारत के द्वारा लगातार नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले, हम दुनिया के दूसरे देशों से बाद में संबंध रखेंगे, पहले हम अपने पड़ोसी से संबंध अच्छा रखेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में आग लगती है तो सबसे पहले आग बुझाने के लिए पड़ोसी आएगा, दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति नहीं आएगा। तो इसीलिए पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए नेबरहुड फर्स्ट नीति तथा सागर विजन का महत्वपूर्ण भागीदार भी है दोनों देश। जैसे सागर का मतलब होता है क्या कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन्स, ठीक है, ऑल इन द रीजन। सैन्य महत्व की बात करेंगे तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य में श्रीलंका स्थित है, जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े दोनों ही भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश कर सकते हैं। इसकी वजह से श्रीलंका जो है कि भारत के साथ अच्छा संबंध रखे। और साथ ही साथ इन दोनों के बीच अगर आप देखोगे तो मित्र शक्ति स्लाइनेक्स का मतलब क्या होता है, SLINEX। तो SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज, इस तरीके के नौसेना अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक महत्व की बात करेंगे तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म एक बहुत ही मजबूत आधार है। साथ ही साथ एक बड़ी मात्रा में श्रीलंका में तमिल आबादी निवास करती है, जिनका भारत के तमिल लोगों के साथ एक घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। तो ये सब अच्छे पॉइंट हैं जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के संबंधों को एक नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में मतभेद भी देखने को मिलते हैं। जैसे पहला मिलेगा विश्वास की कमी, तो इनके संबंधों में अक्सर गिरावट दर्ज हुई है। अधिकांश नागरिकों के मन में भारत के प्रति द्वेष की भावना विकसित हो रही है। जो श्रीलंका के नागरिक हैं वो भारत के नागरिकों को अपने लिए चुनौती समझते हैं। आप राजीव गांधी की हत्या देख लीजिए, तो उसमें श्रीलंका का एक संगठन जिसको हम लोग लिट्टे कहते हैं, जो कि प्रतिबंधित है, उसके द्वारा कुछ कर्मचारी भारत में शामिल हुए और उसके द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो ऐसे में तनाव भी रहता है। मत्स्य संबंधी क्षेत्र, मछली पालने से संबंधित बात करेंगे तो ऐसा कई बार होता है कि श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की घटना हुई है। वहीं संसाधन संपन्न कच्चातीवू, जो कच्चातीवू द्वीप है, इसको श्रीलंका को सौंपने के लिए 1974 में ही समझौता किया जा चुका है, जो कि मत्स्य का पारंपरिक अधिकार यहाँ पर प्राप्त था तमिल मछुआरों को। लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट की बात करेंगे तो हालिया संकट के कारण श्रीलंका की भारत के साथ सहभागिता करने और आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने की क्षमता प्रभावित हुई है। चीन की बढ़ती उपस्थिति, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि चीन जैसे जैसे श्रीलंका के कोलंबो हम्बनटोटा बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है, कहीं ना कहीं चीन के द्वारा समुद्री रेशम मार्ग नीति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इसका, जो भारत के लिए एक चुनौती पैदा कर रहा है। और तमिल लोगों का मुद्दा तो लगातार ही बना रहता है, क्योंकि श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा एक संवेदनशील विषय है। क्योंकि वैसे तो श्रीलंका की मूल जाति तमिल नहीं है, लेकिन वहाँ पे जितनी भी जनसंख्या वो एक तरीके से अल्पसंख्यक के रूप में रहती है। और 13वां संशोधन प्रांतों को शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है, जिसका अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से तमिल अल्पसंख्यक की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो अपना मूल अधिकार मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अब आगे की राह में क्या किया जा सकता है भाई, दोनों देशों को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। प्रथम प्रतिक्रिया दाता के रूप में, क्षेत्रीय सहयोग के रूप में आप बिम्स्टेक, सार्क आदि मंचों का प्रयोग कर सकते हो। मछुआरों से संबंधित मुद्दों का स्थायी समाधान निकालना जरूरी है, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं उन्हें पानी की बाउंड्री नहीं समझ में आती है। आपको ही अगर मैं कह दूं कि आप प्रयागराज में जाके गंगा और यमुना का जो मिलन बिंदु है उसके पास खड़े होकर क्या ये बता पाएंगे कि गंगा का पानी कौन सा और यमुना का पानी कौन सा है? आप अपने देश के अंदर दो नदियों के विभाजक रेखा नहीं बता सकते। तो मछुआरे बेचारे जिनको मछली पाल के अपना जीवन यापन करना है मछली बेचकर, उसे भला समुद्र की सीमा से क्या मतलब कि भारत का क्षेत्र कहाँ है और श्रीलंका का कहाँ है। ऐसा अक्सर होता है कि वो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से होते हुए श्रीलंका की रेंज में आ जाते हैं, श्रीलंका की बाउंड्री में आ जाते हैं। ये भी एक समस्या होती है। वहीं आतंकवाद से निपटने के लिए जैसे श्रीलंका में हुए आत्मघाती हमले इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित है, जो आतंकवादी विरोधी प्रयासों में क्या कर रहे हैं, अधिक सहयोग किए जा रहे हैं। तो जैसे भारत के द्वारा क्या हो रहा है कि अधिक सहयोग किया जा सकता है, विश्वास पैदा किया जा सकता है, श्रीलंका को भय और संदेह को कम किया जाए इससे, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाइए, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन, शैक्षिक सहयोग आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और सद्भावना और अधिक गहन हो सकती है इन सभी चीज़ों के माध्यम से। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो हम लोगों ने देखा, भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध की स्थिति। और अब हम पढ़ेंगे भारत और फ्रांस के बीच में संबंधों की स्थिति। तो क्या बात है यहाँ पर
भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें भारत और फ्रांस ने होराइजन 2047 फ्रेमवर्क शुरू किया है। 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के जो 25 वर्ष पूरे हुए हैं, इस आधार पे कौन सा जो है कि विजन शुरू किया गया, तो होराइजन 2047 पूछ सकता है कि किन दो देशों के बीच संबंधों की बात करता है, तो भारत अमेरिका नहीं बल्कि भारत और फ्रांस के बीच में। क्या होता है होराइजन फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत हम रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करना और 5 वर्ष का शेंजन वीजा जैसे विषय इसमें शामिल है। तो ये सभी कुछ होराइजन 2047 फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोनों देश आपसी सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। बात करेंगे अगर हम कि दोनों देशों ने सुरक्षा, गृह और लोगों पर ध्यान केंद्रित करते 3 स्तंभों को अपनाया है और ये स्तंभ अगले 25 वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि आगे 25 वर्षों तक जो भी संबंध होंगे इन दोनों देशों के, वो सुरक्षा पे आधारित होंगे, गृह पे आधारित होंगे, लोगों पर आधारित होंगे। इनके सभी के लिए सुरक्षा के माहौल को तैयार करने के लिए आधारित होंगे। वहीं भारत और फ्रांस संबंधों के सहयोग जो होंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें प्रधानमंत्री जी की जो फ्रांस यात्रा थी उसके मुख्य निष्कर्ष क्या निकले। जैसे पहला निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि एकल यूज प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने सहित इन उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता प्रकट की गई। वहीं हिंद प्रशांत के लिए एक रोड मैप बनाया गया। मार्सिले में भारत का महावाणिज्य दूतावास और हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलने की घोषणा की गई। अर्थात कि हैदराबाद में एक क्या खोला जाएगा, दूतावास ही खोला जाएगा जिसको ब्यूरो डी फ्रांस कहा जाएगा। तो भारत भी इसके बदले में मार्सिले में खोलेगा। और संधारणीय शहरों पर भारतीय कार्यक्रम के दूसरे चरण सिटीज 2.0 का समर्थन किया जाएगा, जिसे जर्मनी और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से वित्त पोषित करेंगे। यानी इस प्रोग्राम को जो वित्त पोषण मिलेगा वो जर्मनी और यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर जो नए नए क्षेत्र हैं जहाँ पर हम फ्रांस के साथ सहयोग कर सकते हैं, अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, तो पहला तो आप डिफेंस सेक्टर में काम कर सकते हो, क्योंकि डिफेंस में जैसे आप राफेल की डील देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रही है। फ्रांस भारत के रक्षा आधुनिकीकरण प्रयास में सहयोग कर रहा है लगातार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सहायता से स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं और संयुक्त उद्यमों को सक्षम बना रहा है। भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, क्योंकि पहले नंबर पर रूस आता है। जैसे P-75 स्कॉर्पियन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना या राफेल विमानों के हस्तांतरण करना, तो ये सब हमारे लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स है, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो शिफ्ट की जा रही है, वो रसिया के बाद फ्रांस का नंबर आता है। आर्थिक सहयोग की बात करेंगे तो 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है भारत के अंतर्गत। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और फ्रांस के लायरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य फ्रांस और यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित सेवाओं की शुरुआत करना। अर्थात कि अभी हमने पढ़ा श्रीलंका में UPI सिस्टम शुरू किया गया, तो भारत सरकार ये चाहती है कि ये UPI सिस्टम फ्रांस और यूरोप के भी कई देशों में शुरू किया जाए। आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय है, उसको अपनाने पर जो है कि जोर दिया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें आतंकवाद से निपटने के लिए, ये हमने पढ़ा, विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि फ्रांस की विकास संस्था एजेंस फ्राइनेंस डेवलपमेंट AFD ने भारत को 200 मिलियन यूरो आवंटित किए हैं, जो कि कल्याणकारी उपायों और समाज के सबसे जो कमजोर वर्ग हैं उनका समर्थन करने के लिए, कि उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था की जा सके। वहीं जलवायु परिवर्तन का सामना करना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की शुरुआत की गई, जिसकी स्थापना भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति, इन दोनों के ही सहयोग से शुरू किया गया था। तो ISA आज दुनिया में एक बड़ा संगठन बन रहा है सोलर एनर्जी के लिए, लेकिन जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस के आपसी सहयोग से ही 2015 में हुई। सामरिक स्वायत्ता की बात करें तो एक दूसरे की सामरिक स्वायत्ता के सम्मान पर आधारित है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो स्थायी सदस्यता तथा संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए भारत के दावे का लगातार समर्थन फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। अगर इनके संबंधों की एक क्रम देखें तो भारत और फ्रांस के द्वारा जो संबंध स्थापित, तो उसको अगर आप देखेंगे तो 1947 में भारत ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तो कूटनीतिक संबंध 1947 से ही चले आ रहे हैं। 1962 में 1954 की दिल्ली संधि के बाद 5 प्रमुख फ्रेंच बस्तियां भारत को वापस सौंप दी गई और 1998 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये इस तरीके से भारत और फ्रांस के संबंधों का विस्तार भी है।
लेकिन वहीं अगर हम देखें कि फ्रांस ने निम्नलिखित संस्थाओं में भारत को शामिल करवाने में काफ़ी सहयोग किया। जैसे एक तो एमटीसीआर होती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, दूसरा वाजिनार अरेंजमेंट, तीसरा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। इन तीनों में ही शामिल कराने के लिए भारत का बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया है फ्रांस के द्वारा। और आज भी एनएसजी, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है दोस्तों, एनएसजी का मतलब होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, उसमें भी भारत को शामिल कराने में यूएसए, फ्रांस जैसे देश लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं। केवल चाइना के विरोध के कारण अभी तक इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है भारत, लेकिन जल्दी ही भारत की कूटनीतिक क्षमता का यह प्रयास देखने को मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी कि भारत एनएसजी का भी सदस्य हो जाएगा। और भू सामरिक के स्तर पर बात करें तो 2018 में भारत और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग के लिए संयुक्त सामरिक विजन पर सहमत हुए थे, और जिसके तहत दोनों देशों ने अन्य देशों के लिए हिंद फ्रांस विकास कोष गठित करने का निर्णय लिया, जिसके माध्यम से अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो अब आगे की राह में आप क्या कर सकते हो भाई? सबसे पहला आपको काम करना है आगे की राह में कि रुकी हुई परियोजनाओं को समय से पूरा करिए, जो भी उसमें बाधा डालने वाले कारक हैं उनका उचित समाधान करो। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश की जा रही है कि भारत और यूरोपीय संघ व्यापक व्यापार और निवेश समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नागरिक समाज को जोड़ना चाहिए, पीपल टू पीपल संपर्क को मजबूत करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? भारतीय संस्थाओं के अंतर्गत आपको फ्रेंच भाषा को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और व्यवसाय से व्यवसाय, पीपल टू पीपल संपर्क विकसित किए जाने का महत्वपूर्ण योगदान करना पड़ेगा। और अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना जरूरी है। तो इसी तरीके से अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है कि विदेशियों मतलब पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध हमारा होगा। तो विदेश मामलों से संबंधित एक जो कमेटी है उसने भारत की नेबरहुड नीति पर 22वीं रिपोर्ट संसद को सौंपी है, और उसमें क्या क्या बातें की गई। तो भारत की नेबरहुड पॉलिसी क्या, पहले तो हम इस पर फोकस करेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इन देशों के साथ परस्पर परामर्श, गैर पारस्परिक निस्वार्थ भावना, परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जिसके लिए सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आप किसी देश के व्यक्ति को या किसी देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या बड़े स्तर के लोगों को आप सम्मान दे सकते हो, भारत का संवाद कर सकते हो, उनसे डायलॉग पार्टनरशिप कर सकते हो, शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रचार प्रसार के तरीके हैं, और संस्कृति का भी सम्मान किया जाता है। और यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करती है। कैसे? अगर आप अपने पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इनके साथ अगर अच्छे संबंध रखते हो तो पहली चीज बाह्य खतरों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हो, बहुपक्षीय मंचों पर इनका समर्थन प्राप्त कर सकते हो, और चीन के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तो ये भारत की नेबरहुड पॉलिसी का सबसे अच्छा उद्देश्य प्राप्त होता है। और इनके समक्ष चुनौतियां भी हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में क्या होता है कि कुछ चुनौतियां भी है कि क्यों संबंध हमारे अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। पहला है पड़ोसी देशों में अस्थिरता, जैसे म्यांमार और पाकिस्तान में लगातार प्रशासन के समक्ष एक संकट रहता है, उसकी सरकार स्थिर नहीं बनी होती है, यानी वहां पे तख्ता पलट की हमेशा समस्या रहती है, जिसकी वजह से हम किसी भी सेना के हेड से अगर हम बात करते हैं या प्रशासन के हेड से बात करते हैं तो वहां पे तख्ता पलट की नौबत आती है। फिर आर्थिक संकट की अगर हम बात करें तो आर्थिक संकट में आप देखेंगे श्रीलंका, पाकिस्तान कोविड महामारी के बाद अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक स्तर पे भी हम उनसे कोई डील या एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं। सीमा संबंधी मुद्दे तो पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, जिस पे कश्मीर और काला पानी विवाद जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ समुद्री विवाद, बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो हमारी बाउंड्री से रिलेटेड है। कभी कभी चाइना क्या करता है, पूर्वी लद्दाख, गलवान घाटी, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगता है। वहीं नेपाल काला पानी, लिम्पुधारिया जो लिम्पुधियारे है, इन सभी क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानने लगता है। वहीं पाकिस्तान क्लेम करता है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा हमारा है। तो सीमा विवाद की चुनौतियां भी लगातार बनी हुई हैं दोनों देशों के बीच में। सीमा पार घुसपैठ की अगर हम बात करेंगे और अवैध प्रवासन की, तो उग्रवादी और अवैध प्रवासी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार की खुली सीमाओं से भारत में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से रोहिंग्याई संकट भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है, अप्रवासी लोगों का संकट देखने को मिलता है। नदी जल बंटवारे की बात करेंगे तो सिंधु नदी और तिस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ विवाद चला आ रहा है। जितना विवाद हमारा इन नदियों के माध्यम से इन देशों के साथ है, उतना नेपाल से आने वाली जो कोसी नदी हो गई या गंडक नदी हो गई,
या चाइना के माध्यम से तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्रा की नदी में भी डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नदी जल बंटवारे में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम इन समस्याओं को देख के हाथ पे हाथ तो धरे नहीं रह सकते, भारत सरकार को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करना होगा। तो हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत ने क्या क्या पहल की है। जैसे अफगानिस्तान में डेलाराम से जरांज तक सड़क निर्माण की, वहाँ का संसद भवन जैसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना तैयार की। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं को डेवलप करने के लिए विकासात्मक सहायता देने की बात की गई। मानवीय सहायता, कोविड-19 टीकों की खुराक प्रदान करना, आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन सहायता, जैसे नेपाल में ऑपरेशन मैत्री का सहयोग किया गया। श्रीलंका में यूपीआई भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करके भूटान में रुपए कार्ड के उपयोग को सक्षम करके वित्तीय भुगतान प्रणाली को जो है कि आसान किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा केवल हाथ पे हाथ धरे रहने का काम नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसमें बेहतर संबंधों के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। जैसे सिफारिश की जा रही समिति के द्वारा कि आप कैसे इनके साथ संबंधों को अच्छा कर सकते हो। तो पहला तो है इसकी सीमा संबंधी अवसंरचना में सुधार करो, अधिक से अधिक एकीकृत चेक पोस्ट बनाओ, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन और बॉर्डर हॉट बनाए जाने चाहिए। लोगों के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए पर्यटन को प्रोत्साहित कीजिए, समान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को साझा कीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट वाले जो बेल्ट है हमारे यहाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके जो रहन सहन, खान पान पद्धति है, जीवन शैली है, ये पूरी तरीके से म्यांमार से मिलती जुलती है, 80% लगभग मिलती है। तो समान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा दीजिए। आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो जीवन शैली है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मैच करती है। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय की जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ अपनी सांस्कृतिक जो मान्यताएं उनको साझा करती है। तो ऐसे स्तर पे हम इन लोगों के बीच में संबंधों को सुधार के देश के बीच में भी संबंधों को सुधार सकते हैं। राजनयिक स्तर पे संवाद स्थापित करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि चुनौतियों का समाधान किया जा सके। मानवतावादी सहायता, विकासात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन, लाइन ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था आदि को जारी रखा जाना चाहिए ताकि समय समय पर इन देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने के कुछ ना कुछ प्रयास करते रहने चाहिए। वहीं पड़ोसी देश अलग अलग कारकों जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक कारकों को साझा करते हैं। तो ऐसे कारकों का उनकी नीतियों पर भी जो है कि परस्पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी तरीके थे जिनकी वजह से हम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर कर सकते थे। लेकिन अब इसी कड़ी में हमारा अगला जो टॉपिक होगा ऊर्जा डिप्लोमेसी, अर्थात कि इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी कैसे वर्क कर रही है, हम ऊर्जा के संसाधनों की प्राप्ति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किन देशों पर आयात करते हैं, निर्भर करते हैं कच्चे माल के लिए, और निर्यात कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जिसमें हम ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसी योजनाओं का क्या प्रयोग कर पा रहे हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। बात करते हैं अगर कि भारत अपनी ऊर्जा कूटनीति के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ विद्युत के व्यापार पर विचार कर रहा है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कोई और नहीं, आसियान देशों को ही कहा जाता है। आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो आसियान साउथ ईस्ट कंट्रीज होती है एसोसिएशन के स्तर पे। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ विद्युत के व्यापार पर विचार कर रहा है और विद्युत का यह व्यापार म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से शुरू किया जाएगा। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था IMT प्रोजेक्ट भी इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड में एक रोड बनाई जा रही है जो लगभग 1400 किलोमीटर की होगी, जहां पे हम सड़क के माध्यम से भारत होते हुए, म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक पहुंच सकेंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो ऊर्जा कूटनीति क्या है, हम इसकी बात करेंगे। तो ऊर्जा कूटनीति से मतलब होता है कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विदेशी गतिविधियों से संबंधित है, जिसका लक्ष्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ऊर्जा क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना। जिससे क्या क्या हम लक्ष्य टारगेट कर पा रहे हैं कि समाज के लिए ऊर्जा एक संधारणीय स्रोत को सुरक्षित रखा जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ भी डेवलप हो सके। वहीं राष्ट्रीय खतरे और जोखिमों का सामना करने, उन्हें कम करने और समाप्त करने के लिए ऊर्जा क्षमताओं को विदेश नीति के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार के द्वारा क्या हो रहा है, अभी तक जो आर्मी मैन पावर और आप कह सकते हो कि सेना, रक्षा, डिफेंस, इन्हीं सब चीज़ों को केवल हम विदेश नीति के तौर पे यूज करते थे, लेकिन अब ऊर्जा को भी हम एक विदेश नीति के साधन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे एनर्जी डिप्लोमेसी पर फोकस करना होगा। और भारत ऊर्जा कूटनीति को कैसे अपना रहा है, तो पहली चीज़ आप देखोगे कि विद्युत पारेषण यानी कि पावर का ट्रांसमिशन करके, यानी कि पावर को हस्तांतरित करके लोगों को जो है कि विद्युत बेचकर, जो म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से। तो 2014 में हस्ताक्षरित विद्युत सहयोग पर सार्क ऊर्जा समझौते का हिस्सा है, जो कि सार्क ऊर्जा समझौते में डील हुई थी कि भारत क्या करेगा, अपने सदस्य देशों को 2014 में डील की गई थी कि हम विद्युत पर सहयोग करेंगे।
जिसमें नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश को विद्युत निर्यात की जाएगी। यानी भारत क्या करेगा, इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। और विद्युत के आयात निर्यात के लिए दिशा निर्देश 2018 में जारी किए जा चुके हैं। नवीकरणीय स्तर पे बात करेंगे तो आईएसए और वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड जैसी पहल भी योगदान करेगी। पाइपलाइन कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो अभी हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच में ऊर्जा के लिए पाइपलाइन कनेक्टिविटी समझौता हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे कि तापी पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इसके द्वारा तुर्कमेनिस्तान से शेष 3 देशों को प्राकृतिक गैस भेजी जाएगी। परमाणु स्तर पे देखेंगे तो भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता जो कि 2005 में हुआ था, भारत जापान असैन्य परमाणु समझौता जो कि 2011 में संपन्न हुआ। जल विद्युत सहयोग की बात करेंगे तो भारत के द्वारा भूटान के ताला, चुक्खा, करीचू, मांगदेचू जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत आयात की जाती है। यानी भारत क्या करता है, इनसे आयात करता है। वहीं नेपाल की कई जल विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं, जैसे महाकाली संधि, ऊपरी कर्णाली परियोजना, अरुण परियोजना आदि शामिल हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ऊर्जा डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन भारत की ऊर्जा कूटनीति के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे चुनौतियों की अगर हम बात करें तो एकल क्षेत्र पर निर्भरता, ये भारत की एक समस्या है, क्योंकि भारत तेल और गैस के लिए कुल आयात का लगभग 60% फारस की खाड़ी से आयात करता है। और फारस की खाड़ी में समुद्री डकैती अर्थात कि पायरेसी जो कि डकैती होती है, इसकी समस्या बनी रहती है, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति में जो है कि बाधा उत्पन्न होती है। विद्युत शुल्क की बात करेंगे तो विद्युत पर पारेषण शुल्क तय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि हम जितने भी देशों को या जितने भी क्षेत्रीय नेटवर्क को हम जब विद्युत का निर्यात करेंगे तो इस पर शुल्क तय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। तकनीकी बाधा की बात करेंगे तो जो एनर्जी सेक्टर है वो अत्यधिक तकनीकी गहन क्षेत्र है, जो कि भारत में तकनीकी गहन क्षेत्र के रूप में जो है कि भारत अभी पिछड़ा हुआ है। तेल और गैस विकास योजनाओं को भी इसका एक अंग बना दिया गया है, क्योंकि अब अगर तेल और गैस का जो अन्वेषण होता है, जो खोज होती है, फिर उसको जो है कि रॉ मटेरियल से यूजफुल मटेरियल के रूप में कन्वर्ट करना एक गहन तकनीकी क्षमता का परिचय होता है, जिसमें चैलेंजेस अभी भी भारत फेस कर रहा है। साइबर सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र में डिजिटलीकरण जो हम लगातार बढ़ा रहे हैं, अंतर संबद्धता में वृद्धि करने से सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी जोखिम बढ़ जाएंगे। हम जो ऊर्जा के ट्रांसफर पे या ऊर्जा के बारे में हम जो डिजिटलकरण बढ़ा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में अगर साइबर अटैक हो गया तो किसी भी देश की ऊर्जा की अगर क्षमता पर अटैक किया जाएगा तो वो देश की इकोनॉमी वहीं की वहीं कोलैप्स कर जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। कोयले पर अत्यधिक निर्भरता है, क्योंकि कोयले की हिस्सेदारी लगभग 50% है विद्युत उत्पादन में, गैर जीवाश्म स्रोतों की 43% है। तो ऐसे में अगर कोयले जैसे जीवाश्मिक ईंधनों की खपत कम होने लगी, मतलब कि इनकी मात्रा कम होने लगी, इनकी उपलब्धता कम हो जाएगी, तो ऐसे में हम विद्युत का उत्पादन करने में पीछे हो जाएंगे, तो हम विद्युत निर्यात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाने पर बल देना चाहिए, जिसमें हम लोग आईएसए को फोकस कर रहे हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर फोकस कर रहे हैं। वहीं ऊर्जा अवसंरचना से संबंधित जो बाधाएं हैं कि सीमा पार पाइपलाइन और ट्रांसमिशन जो ग्रिड है, जैसे जो ऊर्जा अवसंरचना है, इसका विकास कैसे होगा और इनका रखरखाव भी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मान लीजिए हम यहाँ से म्यांमार को कोई भी सप्लाई करते हैं बिजली या विद्युत, तो हम अपने देश के अंतर्गत तो बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तो सही कर सकते हैं, आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, मैन पावर के द्वारा, लेकिन म्यांमार में उसकी सुरक्षा हो रही है कि नहीं, ये म्यांमार सरकार तय करेगी। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो भारत को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब विद्युत का जो है कि पारेषण नहीं हो पाएगा, विद्युत निर्यात नहीं हो पाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। और इसी में आगे की राह में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला काम करना चाहिए भारत को आयात विविधीकरण करना चाहिए, यानी आयात स्रोतों में विविधता लानी चाहिए। अकेले ओएनजीसी जो विदेश, जो कि 14वीं नवरत्न कंपनी बन गई है अगस्त 2023 में, ये 15 देशों की 32 तेल और गैस परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी है इसकी, तो इसका सहयोग लिया जा सकता है। मतलब केवल और केवल आप फारस की खाड़ी से जो 60% तेल और गैस को आयात कर रहे हो, उस चीज़ में विविधता लाओ, आप और नए नए रूट खोजो, नए नए देशों के साथ संबंध बनाओ, ताकि हम किसी एक देश की वजह से परेशान न हो पाए। भौगोलिक लाभ आप उठाइए, क्योंकि भारत ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों के निकट स्थित है, चाहे वो हिंद महासागर का रूट हो गया, फारस की खाड़ी देखिए, मन्नार की खाड़ी देखिए, या फिर आईएसए की स्थिति देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो भारत जो है कि भौगोलिक रूप से ऊर्जा क्षेत्रों के निकट अवस्थित है, इसका प्रयोग करिए। निवेश और वित्तीय संसाधन, जो कि एक अत्यधिक पूंजी और तकनीकी गहन क्षेत्र है, तो ऐसे में भारत ने 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र सौर ऊर्जा के लिए $2 बिलियन निर्धारित किए हैं, और बेहतर निगरानी और सहयोग से ही आप इसकी स्थिति को मजबूत कर सकोगे।
बहुत देर से आईएसए जो नाम आ रहा है, तो इसको भी समझ लीजिए कि क्या होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका आपका जो हेडक्वार्टर है एचक्यू अगर मैं लिखूं तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा, इंडिया में। असल में आईएसए नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, प्रसारित करने और सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। यह आईएसए में वैश्विक सौर क्षमता के निर्माण हेतु वैज्ञानिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। भारत भविष्य में ठीक उसी प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है, जिस प्रकार मध्य पूर्व के देश जीवाश्म आधारित ईंधन की आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे हैं। जैसे आप देखोगे जो अरबी देश हैं, पश्चिमी अरब के जो देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक, कतर, दुबई, ये सभी मुख्य रूप से तेल और गैस को निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। ऐसे ही भारत भी भविष्य में आईएसए के माध्यम से क्या करेगा? नवीकरणीय ऊर्जा को निर्यात करने का एक प्रमुख निर्यातक देश के रूप में उभर सकता है। और आईएसए भारत के लिए एक सहयोग मंच के रूप में विकसित हो रहा है, जो सौर क्षेत्र से संबंधित सामान्य मानकों पर वैश्विक सहमति बनाना आसान हो जाएगा। वहीं आईएसए ने 2030 तक सदस्य देशों में सौर क्षेत्र में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाने, वितरित करने के लिए लगभग 32 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के विकास का वैकल्पिक मॉडल भी ये बन सकता है। भारत का एक वैकल्पिक मॉडल भी है ये, क्योंकि पारदर्शिता और समावेशी विकास जैसे मूल्यों पर आधारित है और वन वर्ल्ड वन ग्रिड के लक्ष्य के साथ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वैश्विक ग्रिड पद्धति जो विकसित हो सकती है, उसके लिए भारत प्रयासरत है। और उष्ण कटिबंधीय जो जोन होते हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये जो स्थित है, ये वाला क्षेत्र ग्रीन वाला, जिसे मैं अब रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, यही क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जोन कहलाता है और इन्हीं को कहा जाता है आईएसए वाले क्षेत्र। यानी इसके बीच में जो भी देश आते हैं उन्हें हम आईएसए कहेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक लगातार सीधा पड़ता है, जहां पर हम सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक अच्छी नीति रहेगी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा, बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, यानी कि जो स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जो एमडीबीज हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और आपका ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एडीबी हो गया, जो आपका साथ ही साथ ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया। इन सभी की क्षमताओं को डेवलप करने के लिए, इन सभी की क्षमताओं को मजबूत करने से रिलेटेड क्या टॉपिक है ये, इसको समझते हैं। तो देखेंगे आप हाल ही में अभी G20 का जो समिट होने वाली है 9 से 11 सितंबर के बीच में भारत में, दिल्ली में, तो G20 की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ने एमडीबी की क्षमता के दोहन पर रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत कर दिया है। G20 की अध्यक्षता में गठित हुए थे। होते क्या है ये बहुपक्षीय बैंक? बहुपक्षीय जो विकास बैंक होते हैं एमडीबी, संप्रभु राष्ट्रों द्वारा स्थापित सुपर नेशनल संस्थाएं हैं और ये देश ही इन संस्थाओं के शेयर धारक भी होते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी, ऐसी कुछ संस्थाएं होती हैं जो क्या करती हैं, बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में काम करती हैं। इस रिपोर्ट में एमडीबी के लिए ट्रिपल एजेंडे का प्रस्ताव किया गया। तो तीसरी भूमिका क्या अपनाई जानी चाहिए इनके द्वारा कि चरम गरीबी को समाप्त किया जाए, साझा समृद्धि को बढ़ावा किया जाए और ग्लोबल पब्लिक गुड्स में योगदान करें, जैसे शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य में भी इन्हें योगदान करना चाहिए। तो ट्रिपल एजेंडे के स्तर पर एक तो अधिदेश हो गया। वित्त की बात करें तो 2030 तक सतत वित्त पोषण की प्रतिबद्धता को 3 गुना किया जाए। वहीं तंत्र की बात करें तो तीसरे वित्त पोषण तंत्र के गठन के प्रस्ताव को किया गया है, जिसमें निवेशकों के साथ उद्देश्यपूर्ण ढंग से सहभागिता के लिए लचीली और नवोन्मेषी व्यवस्थाओं की अनुमति भी दी जाएगी। तो अब बात आती है कि एमडीबी क्या इतने इंपॉर्टेंट है, तो इनका महत्व क्या है? बिल्कुल महत्व है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तंभ है। जैसे 2008 की वैश्विक मंदी के बाद इन्होंने $222 बिलियन उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से वैश्विक मंदी को समाप्त किया जा सका। विकासशील और अल्प विकसित देशों में समृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जैसे बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, शिक्षा जैसी परियोजनाओं में ये सहायता करते हैं ऋण देकर। निम्न लागत व लंबी अवधि वाला वित्त पोषण प्रदान किया जाता है इनके द्वारा। सतत बुनियादी ढांचे पर किए जाने वाले व्यय को 2030 तक 4 गुना तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिससे एसडीजी की जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों को 2030 से पहले समय रहते प्राप्त किया जा सके। हालांकि अब मुश्किल से 6.5 साल का समय और रह गया है जिसको ये टारगेट को पूरा करना है। लेकिन इतना आसान है क्या एमडीबी के रोल को प्ले कर लेना? क्योंकि इनके सामने भी समस्याएं हैं, जैसे संरचनात्मक समस्याएं। पहला, इनका फ्रेमवर्क काफ़ी पुराना है और ये केवल क्षेत्रीय मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं
अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा और समन्वय है, विकासात्मक वित्त पोषण हेतु मांग में वृद्धि भी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से ये अपना योगदान उतना नहीं दे पा रहे हैं। इनके समक्ष जलवायु परिवर्तन, महामारी, खुली सीमाएं, प्रवासन जैसी नई सीमा पारी चुनौतियां भी मौजूद हैं और इनके समाधान के लिए अधिक वित्तीय क्षमता और नए दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक ये क्या करते थे, मुख्य रूप से जो बहुपक्षीय विकास बैंक हैं, ये मुख्य रूप से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, मंदी, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड बातों पर जो है कि साझा करते थे अपने ज्ञान को, अपने परामर्श को, साथ ही साथ वित्त की सहायता भी देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनके सामने जलवायु परिवर्तन, महामारी, खुली सीमाएं, इनसे भी रिलेटेड नई सीमा पारी चुनौतियां आ रही हैं, जिनके समाधान के लिए इनको वित्तीय क्षमता और नए दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि शर्तों के साथ वित्त पोषण करते हैं, जिसमें नीतिगत शर्तें, कठोर नियम, लंबी वार्ताएं और प्रक्रियाओं से समेत उच्च अप्रत्यक्ष लागत इसमें शामिल होती है। वहीं एमडीबी के फोकस पर अगर विवाद करें तो ये यूएसए के नेतृत्व वाले कुछ शेयरधारक एमडीबी से ऋण नहीं लेते हैं और ये फोकस करते हैं कि निम्न आय वाले देशों पर अधिक फोकस किया जाए, मध्यम आय वाले देशों पर नहीं। तो निम्न आय में तो आपके अल्प विकसित देश आते हैं और ऐसे में भारत जैसे विकासशील देशों को इससे क्षमता क्या होगी, बाधित होगी, भारत को सहयोग नहीं मिल पाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। नए एमडीबी में चीन की भूमिका, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक कहलाता है, और एआईआई बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं, इसमें निरंतर इसके प्रभाव में वृद्धि हो रही है चीन की। तो ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे जो बहुपक्षीय मंच हैं, बहुपक्षीय बैंक हैं, इनको चुनौती दे रहा है। और ग्लोबल साउथ की चिंताएं जैसे खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एनर्जी ट्रांजिशन, समस्याओं के प्रभावी आकलन और उसके समाधान में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनको भी ये लोग सामना कर रहे हैं। भारत के लिए जो संभावित लाभ हो सकते हैं इनके माध्यम से, तो एक लाभ तो इसका हो सकता है भारत के लिए कि विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अधिक वित्त तक पहुंच हो जाएगी भारत की, परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन में मदद मिलेगी, एमडीबी के जरिए वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकेगा भारत की, तकनीकी और नवाचार समर्थन को प्रोत्साहन भी मिल सकता है। तो भारत के लिए भी काफ़ी लाभ हो सकते हैं इसके लिए। लेकिन अब बात करेंगे ये जो एजेंडे थे, यानी ये जो सिफारिश बैठाई गई थी एक्सपर्ट ग्रुप की, यानी कि विशेषज्ञों की जो सिफारिश क्या क्या है, इसको देखेंगे तो ये कहते हैं कि प्रत्येक एमडीवी के विजन दस्तावेज में परिवर्तन कर दो। पहला तो कि औपचारिक रूप से इनकी 13 भूमिका को अपनाना चाहिए। पहला, गरीबी उन्मूलन पे फोकस हो, साझा समृद्धि को बढ़ावा दें और ग्लोबल पब्लिक गुड्स का समावेशन होना चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर फोकस होना चाहिए। तो ऐसे इनके विजन दस्तावेज जो पुराने हैं फ्रेमवर्क, उन्हें चेंज करो और नए दस्तावेजों में 13 भूमिका लगाओ। वित्त पोषण के स्तर में वृद्धि करो। 2030 तक एमडीबी सतत ऋण के स्तर को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। G20 के सदस्य देशों को वैश्विक चुनौतियों के लिए नए वित्त पोषण तंत्र को स्थापित करने पर विचार करना चाहिए इस मामले में। वहीं नए लोचशील कानून और संस्थागत तंत्र विकसित करना, जो इनकी शर्तें वगैरह होती हैं, कठोर शर्तें, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। एमडीबी प्रणाली के बाहर आवश्यक सहायक गतिविधियां भी चलती हैं, जैसे सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजी और जलवायु हेतु निवेश के लिए घरेलू स्तरों पर संसाधनों को जुटाया जाना चाहिए। एसडीजी निवेश की व्यापक आर्थिक अनिवार्यताओं को पूरा करने हेतु एमडीबी और आईएमएफ के बीच घनिष्ठ संबंध को सुनिश्चित किया जाए, जिसमें आप वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया और ये आपका डब्ल्यूटीओ हो गया, इन सभी के साथ एआईआईबी जो होते हैं, इन सभी के बीच समन्वय अच्छा होना चाहिए। वहीं ऑपरेटिंग इनका जो मॉडल है दोस्तों, ऑपरेटिंग मॉडल इनका बहुत खराब है, तो परिचालन और वित्तीय व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। परियोजना की तैयारी के लिए जो समय सीमा है उसको कम किया जाना चाहिए और उनकी प्रक्रियाओं का विवेकपूर्ण करना चाहिए। जैसे बहुत सारी परियोजनाओं के लिए जो मंजूरी देनी पड़ती है इनको, तो ये उसमें काफ़ी लंबा समय ले लेते हैं, उस समय को घटाइए ताकि किसी भी देश के द्वारा परियोजनाओं को जल्दी से मंजूरी मिलने पर उस पर काम किया जा सके और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये था आपका एमडीबी। लेकिन अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एससीओ, संघाई सहयोग संगठन की अब हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एससीओ की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ का वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ भी हाल ही में और नई दिल्ली में संपन्न हुआ और नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। तो आगे बढ़ने से पहले हम एससीओ के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग यानी चीन में है और इसकी जो स्थापना थी वो 2001 में इस संघाई शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी और तुर्कमेनिस्तान उसमें तब भी शामिल नहीं था और आज भी शामिल नहीं है। तो आज इसके जो 8 देश हो चुके हैं, 9 देश जो पार्टनर हो गए, इसके बारे में बात करें तो ईरान, चीन, रूस,
पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं और भारत भी इसमें शामिल है। तो 9 सदस्य हो गए, जिसमें कि भारत 2017 में ही इसमें शामिल हो चुका था। बात करेंगे इसकी संरचना के स्तर पे, तो संरचना के स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो एक स्तर होता है राष्ट्राध्यक्षों की परिषद, काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, जो कि निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। दूसरी होती है सरकार के प्रमुखों की परिषद, हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल, दूसरी सर्वोच्च परिषद। और तीसरा होता है दो स्थायी निकाय, जैसे कि बीजिंग चीन स्थित सचिवालय और ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, जिसको हम रैट्स बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स। तो ये 3 स्तर पे काम करती है और इसका जो लक्ष्य होता है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटना, सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी को साझा करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्रों में भी सहयोग करना। तो ये इसका मुख्य फोकस वाले क्षेत्र होते हैं। अब बात करेंगे यहीं पे शिखर सम्मेलन की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे कि सिक्योर, टुवर्ड्स अ सिक्योर इसका थीम था, अर्थात कि टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। तो यहाँ पे जो सिक्योर है उसका मतलब क्या है कि हम एससीओ की सिक्योरिटी की बात क्यों कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन द रीजन, यूनिटी, रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इस 6 प्रकार की जो है कि हम सिक्योर की बात कर रहे थे। हालांकि 2018 के एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योर पद को प्रस्तुत किया था और इस शिखर सम्मेलन को भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। तो मोदी जी ही ऐसे हमारे चमत्कारिक इस तरीके के नेता हैं जो नए नए शब्दों का इजाद करते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि इसी शिखर सम्मेलन में ईरान को एक नए सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया और एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रैट्स की प्रभावी गतिविधियों पर भी ध्यान दिया गया। एससीओ के महत्व की बात करेंगे तो भारत के लिए क्या महत्व होगा, तो भारत के लिए भू राजनीतिक महत्व इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुगुटवाद और रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने के कारण इसके भू राजनीतिक महत्व है। वैकल्पिक आर्थिक संरचना का हिस्सा बनने में मदद करेगा, क्षेत्रीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि एससीओ के तत्वाधान में अफगानिस्तान के साथ क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखने के लिए 2005 में अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप का गठन किया गया था, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर हम स्थिरता को बनाए रख सकते हैं। वहीं द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी कि भारत और अन्य क्षेत्रीय देशों जैसे कि चीन आदि के बीच संचार की सुविधा आराम से हो सकेगी, कनेक्टिविटी होगी, साथ ही साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकेगी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जैसे भारत की सॉफ्ट पावर और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ये मंच प्रदान करता है, जैसे तापी गैस लाइन परियोजना जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत है, INSTC अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चाबहार परियोजना जिसमें आपका ईरान भी अब शामिल हो गया और भारत चाबहार पोर्ट के माध्यम से ईरान के रूट को अपनाकर अफगानिस्तान में खाद्यान्नों का निर्यात कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें ट्रांजिट रूट प्रदान नहीं किया, जिसके लिए हमें एक लंबा रूट तय करना पड़ रहा है। लेकिन अब एससीओ में ईरान भी एक अच्छा सहयोग देश बन सकता है। वहीं क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि एससीओ के तहत सहयोग के लिए 5 स्तंभों और फोकस क्षेत्रों का सृजन किया गया। तो क्या है वो, जैसे स्टार्टअप नवाचार, डिजिटल समावेशन, युवाओं को सशक्त बनाना, परंपरागत चिकित्सा, साझी बौद्ध विरासत। तो इन सभी स्तरों पर सांस्कृतिक संबंधों और व्यापारों को हम प्रोत्साहित कर सकेंगे। इसी मामले में आप देखेंगे कि काशी अर्थात बनारस को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो ये सभी जो है कि फायदे हैं, भारत के लिए महत्व है एससीओ का मेंबर बनना। और आतंकवाद रोधी प्रयासों को बढ़ावा देना, यानी भारत की आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करना, क्योंकि भारत लगातार आतंकवाद से निपटने के लिए नए नए प्रयास कर रहा है, जिसमें एससीओ के सदस्य देशों की सहमति आवश्यक है, जिससे हम पाकिस्तान को एकजुट होकर लामबंद कर सकें कि ये जो पाकिस्तान आतंकवाद को प्रयोजित कर रहा है, आतंकवाद को फैला रहा है, इसको समाप्त करे। और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटना, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से उत्पादित होने वाली अफीम और हेरोइन की लगभग 80% आपूर्ति को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। सामरिक खनिज संसाधनों तक पहुँचे, क्योंकि एससीओ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि यूरेनियम जो कि किर्गिस्तान में है और हाइड्रोकार्बन तक भारत की पहुँच को बढ़ा सकता है। तो एससीओ के ये सारे के सारे महत्व थे भारत के लिए, लेकिन वहीं एससीओ के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे, भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे सदस्य देशों के साथ आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, विश्वास की कमी बनी हुई है, चीन की अत्यधिक सक्रियता देखने को मिलती है, सीमा विवाद देखने को मिलता है, नदी जल विवाद देखने को मिलता है। इसकी वजह से एससीओ में सदस्य देशों के बीच में विश्वास की कमी होती है। साथ ही साथ
कुछ देशों के द्वारा यह माना जाता है, यह धारणा बना दी गई है कि ये पश्चिमी विरोधी गठबंधन है, जबकि भारत इसको लगातार प्रस्तुत करने का प्रयास करता है कि अगर हम एससीओ में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका या पश्चिमी जो देश हैं उनके खिलाफ है। भाई अपने अपने राष्ट्रीय हित और अपनी विदेश नीतियों के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए हम सभी ग्रुपों में शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रीय हितों के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाली परियोजनाएं जैसे चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कि बीआरआई को एससीओ का समर्थन भी प्राप्त है, भारत के राष्ट्रीय हितों को जो खतरा में डाल सकती है। संरचनात्मक चुनौती की बात करेंगे तो एससीओ चार्टर के अनुसार किसी भी द्विपक्षीय विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है, आतंकवाद का विवाद है, तो इसको एससीओ के मंच पे क्या कहता है कि द्विपक्षीय विवाद का बताकर इससे चर्चा करने पर पीछे हट जाते हैं। मतलब भारत लगातार प्रयास करता है कि सीमा विवाद, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन एससीओ के बाकी मेंबर इसको द्विपक्षीय मुद्दा बताकर पीछे हट जाते हैं, इस पर फिर चर्चा नहीं करते और पाकिस्तान को घेरने की जो नीति होती है वो विफल हो जाती है। साथ ही चीन रूस के संबंधों का मजबूत होना, रूस और पश्चिमी देशों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है अब चीन और रूस की धुरी को मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन से अमेरिकी और पश्चिमी देश भी नाराज हैं। वहीं रसिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से पश्चिमी देशों के द्वारा रसिया पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो ऐसे में दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त हो जाता है। अर्थात अमेरिका का दुश्मन चाइना, अमेरिका का दुश्मन रूस, तो रूस और चाइना के संबंध मजबूत हो रहे हैं जो कि भारत की संवेदनशीलता को और भी बढ़ा सकता है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, भारत आगे कैसे बढ़िया परफॉर्म करे, तो विकास के लिए बहुपक्षवाद का सहारा लेना चाहिए। भारत को एससीओ की अध्यक्षता के दौरान सकारात्मक भूमिका अपनानी चाहिए, सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करे। भारत नियम आधारित व्यवस्था के पतन को रोकने के लिए रूस और पश्चिम के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि भारत के रसिया के साथ भी संबंध अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, फ्रांस और इजराइल, जर्मनी जैसे देशों के साथ भी अच्छे संबंध है। तो भारत रूस और बाकी देशों के बीच में एक सेतु का काम कर सकता है, ताकि इन दोनों देशों के बीच में क्या करें, इन चुनौतियों को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना, एससीओ के एजेंडे और प्रगतिशील कार्यक्रम को विकसित करने में अपने कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सकती है भारत। विदेश नीति की स्वायत्ता बनाए रखना, जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, आसियान जैसे अलग अलग क्षेत्रीय समूह रणनीतिक गठबंधनों के संतुलित विकल्प प्रदान करना। अब अगर आप क्वाड में देखेंगे तो भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो ये 4 ऐसे देश हैं जो चाइना और रसिया से दूरी बना के रखते हैं। लेकिन वहीं भारत इनको काउंटर करने के लिए कि चाइना और रसिया नाराज ना हो जाए, ऐसे में भारत एससीओ के भी साथ मेंबरशिप करता है, जिसमें रसिया, चाइना देखने को मिलते हैं। अगर इनके माध्यम से हम देखें तो सार्क और आसियान देशों के साथ भी संबंधों को स्थापित कर रहे हैं अलग अलग स्तर पे। अभी तो एक नया संबंध बन रहा है I2U2, जो कि यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूएई, तो इनके द्वारा भी संबंधों को बनाया जा रहा है ताकि भारत इनको संतुलित कर सके। रचनात्मक भूमिका में देखें तो रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए और एससीओ को असहमति की बजाय समझौते के मंच के रूप में डेवलप करना चाहिए। अभी जैसे आप सुनेंगे करंट अफेयर्स में एक मुद्दा चल रहा है कि G20 में शी जिनपिंग और पुतिन दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया के 2 महत्वपूर्ण देश रसिया और चाइना के बिना देखिए वर्ल्ड की इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकती है। आप अगर यही सोचें कि भारत, जापान, अमेरिका और कुछ प्रमुख देशों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि चाइना और रसिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो जब तक साथ में नहीं आएंगे तब तक दुनिया की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती। और ऐसे में G20 जैसे महत्वपूर्ण इकोनॉमी ग्रोथ में 2 देशों का पीछे हट जाना या 2 देशों का शामिल नहीं होना भारत के लिए भी प्रश्न चिन्ह लगता है और साथ ही साथ दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि भारत को जो है कि असहमति के बजाय सहयोग का मंच बनाने पर फोकस करना चाहिए एससीओ को। तो ये सारी चीज़ें थी आपके लिए। और अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, काला सागर अनाज समझौता। और इसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे हमारे न्यूज इन शॉर्ट्स, उसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। कोशिश यही रहेगी दोस्तों इस बार जुलाई की मैगजीन से कि रेगुलर हम लोग टॉपिक को डालें, रेगुलर क्लासेस मिले आप लोगों को और धीरे धीरे हम लोग जुलाई के सभी सेगमेंट को कवर करें। इसमें चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, सोसाइटी हो, योजना हो, इन सभी को कवर किया जाएगा। लेकिन आपसे बस एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर नहीं करते हो, तो वीडियो को शेयर किया करिए। लोगों के साथ शेयर करेंगे तो चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी, तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि थोड़ा बहुत समय निकाल के हम विजन आईएएस की मैगजीन को कंटिन्यूअस करें। लेकिन आप लोग सहयोग नहीं करते हैं तो डिमोरलाइज हो जाते हैं दोस्तों, और ऐसे में फिर हिम्मत नहीं करती है कि हम आप लोगों के लिए कंटेंट बनाएं। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ इस सहयोग को आगे बढ़ाइए। तो अगला टॉपिक है हमारा ये लास्ट, काला अनाज सागर समझौता। क्या है ये?
तो रूस के द्वारा काला अनाज सागर समझौते से अलग हो गया है रूस अभी हाल ही में। रूस का दावा है कि समझौते के तहत उससे किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया और उसे अभी भी कृषि उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समझौते के बाद यूक्रेन ने मुख्य रूप से उच्च एवं मध्यम आय वाले देशों को निर्यात किया है और गरीब देशों को केवल 3% ही निर्यात किया है, जिसकी वजह से और भी समस्या क्रिएट हो रही है गरीब देशों के सामने। क्या है काला सागर अनाज समझौता? तो बात करेंगे इसके बारे में। तो जुलाई 2020 में रूस और यूक्रेन के बीच संपन्न हुआ था। ये जो समझौता था ये इन्हीं दो देशों के बीच समझौता संपन्न हुआ था, जिसके बीच में मध्यस्थता किसने अपनाई थी? यूएनओ ने और तुर्की यानी कि टर्की ने। यह समझौता खाद्य कीमतों में हुई वृद्धि को रोकने के लिए किया गया प्रयास था। हालांकि यूक्रेन के 3 प्रमुख बंदरगाहों अर्थात चेर्नोमार्स्क, ओडेसा और यजनी ने यूक्रेनी निर्यात विशेष रूप से खाद्यान्न के लिए एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारे का प्रावधान करता है इसके अंतर्गत। लेकिन अब ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो समझौता अगर ये समाप्त हो गया, क्योंकि एक देश बचा रूस और यूक्रेन के बीच में था, बहुपक्षीय समझौता था भी नहीं। जब रूस पीछे हट गया तो ऑटोमेटिकली यूक्रेन का ये समझौता समाप्त हो गया। तो ऐसे में समस्या जो आएगी, खाद्य कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। अनाज और तिलहन की कीमतें पहले से बढ़ी हुई हैं और ऐसे में लगातार जो है कि और कीमत बढ़ जाने से गरीब देशों के सामने एक समस्या खड़ी हो सकती है अनाज की। यूक्रेन के किसान प्रभावित होंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक लागत में जब वृद्धि होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने में उनको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। गरीबों पर असमान प्रभाव। विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा लगातार बदतर होती जा रही है और 828 मिलियन लोग प्रभावित हो रहे हैं। मतलब 82 करोड़ लगभग आप मान के चलिए 82 करोड़ लोग जो है कि लगभग प्रभावित हो चुके हैं। धीरे धीरे 1 अरब लोग जो है कि गरीब होने की स्थिति में हैं और सबसे अधिक प्रभावित होंगे लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, अल्प विकसित देशों में असमान रूप से खाद्य असुरक्षा खतरा मौजूद है लगातार। और भारत में भी तो खाद्य तेल पर प्रभाव पड़ेगा। भारत कौन सा जो है कि अमीर है, बहुत शान से रह सकता है। भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सूरजमुखी और सोयाबीन तेल आयात करना पड़ता है, जिसकी कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में इन तेलों की कीमतें बढ़ जाने से भारत में भी तेल आयातित मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। उर्वरकों की कमी, उर्वरक में कमी होने से और अधिक वृद्धि हो सकती है इसकी कमी में। और रूस और बेलारूस विश्व में खनिज उर्वरकों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें वैश्विक स्रोतों में इनकी जो हिस्सेदारी होती 14% होती है। और ऐसे में अगर रूस के द्वारा उर्वरक को निर्यात नहीं किया गया तो दुनिया में क्या होगा? उर्वरक की कीमतों में वृद्धि होगी और कमी और हो जाएगी, तो जिससे खाद्यान्न संकट की एक चुनौती पैदा हो जाएगी आपके सामने। तो ऐसे में आगे की राह के लिए रूप में आप यही अपना सकते हो कि विवाद के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करो। रूस यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। फिर इसमें इन देशों को अपना राजनीतिक हित किनारे करके पहले अंतर्राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के स्तर पर शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करना और उसमें सुधार करने की फोकस किया जाए, ताकि यूक्रेन और रसिया के वॉर को खत्म किया जाए। वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना भी जरूरी है। राष्ट्रों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार के लिए संज्ञानात्मक योजना निर्माण, कॉग्निटिव प्लानिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भावी विश्लेषण, उन्नत निगरानी और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज हमने लगभग 6 से 7 टॉपिक को कवर किया है और इसी तरीके से अब हम लोग क्लास की ड्यूरेशन को 1 से 2 1.5 घंटे तक का बनाएंगे, ताकि अधिक से अधिक आपके टॉपिक कवर हो जाएं और किसी भी मंथ की मैगजीन को हम लोग 1 हफ्ते से लेकर 10 क्लासेज में कंप्लीट कर लें, 7 से 10 क्लासेज, जिससे आपको बाकी बचे हुए 15 से 20 दिन में रिवीजन करने का पूरा मौका मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।